आदि की शादी के लिए उसके मम्मी पापा रिया के घर जाते हैं। अरे कैसे कर दे शादी भाई साहब, आपका बेटा तो अभी कुछ करता ही नहीं है। सुना है आगे पढ़ाई करने के लिए शहर भी जा रहा है। तभी तो भाई साहब हम चाहते हैं कि शहर जाने से पहले इसकी शादी कर दे। और कमाने का क्या है, हर कोई तो पढ़ लिख कर कमाता ही है। हाँ हाँ, और गांव का सबसे बड़ा मकान और समृद्ध परिवार से है आदि। मुझे तो समझ में ही नहीं आता, इतनी जल्दी शादी। रिया भी अभी पढ़ रही है, इतनी अच्छी है वो पढ़ाई लिखाई में, कैसे शादी कर दूं? आप लोग थोड़ा समय दे। आदि के माता पिता घर चले जाते हैं, जहां आदि के पिता कहते हैं, अरे भाग्यवान, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि तू क्यों इतनी जल्दी आदि की शादी करवाना चाहती है। पढ़ लिख कर कमाई धमाई करने लायक हो जाए तो फिर कर देना शादी। अरे आप चुप रहिए। रिया जैसी लड़कियों के लिए शादी के रिश्तों की कमी है क्या? इतनी सुंदर, संस्कारी, पढ़ी लिखी और अच्छी परवरिश वाली लड़की है वो। मैं तो छोड़ ही नहीं सकती ये रिश्ता किसी भी कीमत में। बता दे रही हूँ, रिया की शादी आदि से ना कराई ना तो मैं जहर खाकर जान दे दूंगी। पूरे गांव में नाम है उन लोगों का, नौकर चाकर कितने लगे हैं उनके घर में। अरे मेरी बेटी तो राज करेगी, राज। और इस तरह ना चाहते हुए भी रिया की शादी आदि से हो जाती है। अरे बेटी, ये ले तेरी किताबें, पढ़ाई बिल्कुल ना छोड़ना। तू तो मेरी गर्व करने वाली बहू है, बड़ा नाम है तेरा गांव में। हाँ, आखिर पसंद किसने किया है रिया को आदि के लिए? आदि को गांव की रिया इतनी पसंद नहीं होती है। अरे यार, तू तो बड़ा लक्की निकला, रिया जैसी लड़की से तेरी शादी हो गई। अरे लक्की की क्या बात है, वो भी तो मेरे जैसे लड़के की बीवी बनकर किस्मत वाली बनी है ना। अरे अब तो तू रह नहीं दे, ना तो तू कमाता है ना ही पढ़ने में अच्छा है। क्या है तुझ में? बस पैसा, और वो भी बाप का। आदि को दोस्तों की बात पर बहुत गुस्सा आता है। पिताजी, मैं शहर जाना चाहता हूँ आगे की पढ़ाई के लिए। अरे बेटा, लेकिन यहाँ की पढ़ाई तो पहले पूरी हो जाए। नहीं नहीं, अब मैं किसी भी हालत में शहर में ही रहकर पढ़ाई करूंगा। रिया को आदि का ये व्यवहार अजीब लगता है कि अचानक नई शादी के बाद आदि ऐसा क्यों बोल रहा है। खैर, आदि पढ़ाई के लिए शहर चला जाता है और रिया गांव में रहकर सास ससुर की सेवा करती और बचे वक्त में पढ़ाई। अरे देखो, दामाद जी तो शहर चले गए, हमारी बेटी बेचारी अकेली रह गई। उसे कुछ दिनों के लिए यहीं बुला लाओ ना। रिया की माँ रिया के ससुराल उसे लेने जाती है कि उसके सास ससुर कहते हैं, अरे नहीं नहीं बहन जी, हमारा मन तो रिया के बिना नहीं लगेगा। हाँ माँ, इनको तो शहर जाना ही था पढ़ाई के लिए, बस थोड़ा पहले चले गए। माँ खाली हाथ वापस आ जाती है। आदि शहर में मन लगाकर पढ़ाई करता है और इंजीनियरिंग के लिए दाखिला ले लेता है, तो वहीं रिया भी एमए की पढ़ाई में प्रवेश लेकर समाज सेवा में मन लगाती है। तुझे देखकर लगता है कि मैंने तेरे साथ ठीक नहीं किया बेटी। शादी तो करवा दी लेकिन पति का साथ नहीं मिला। अरे तो क्या हुआ, जैसे मैं अपने माँ पापा के साथ थी वैसे अब आप दोनों के साथ हूं, है ना? सास खुश हो जाती है। अरे सुनो, बहू आदि लौट रहा है शहर से, वो कल आ जाएगा, तुम लोग तैयारी कर लो। रिया ये सुनकर खुश हो जाती है। वो सोच लेती है कि अब वो कुछ दिनों तक आदि के साथ क्वालिटी टाइम बिताएगी, लेकिन जब आदि घर आता है तो उसके साथ होती है एक शहर की लड़की जो जींस और टॉप में होती है। ये मेरी दोस्त है, मेरे साथ रहेगी। आदि उसे अपने मम्मी पापा से मिलवाता है लेकिन रिया से नहीं। रिया सबके लिए खाना लगाती है। अरे ये नौकरानी कितनी सुंदर है, खाना भी अच्छा बनाया है।
अरे नहीं नहीं, ये नौकरानी नहीं, मेरी बहू यानी आदि की बीवी है। ये सुनकर लड़की शांत हो जाती है और आदि की तरफ देखने लगती है, फिर वहां से चली जाती है। अरे माँ, क्या जरूरत थी घर की कहानी बताने की? देखा, अब वो बुरा मान गई ना। वैसे भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, मुझे रिया के साथ नहीं रहना। मैं शिवानी से प्यार करता हूं और उसी से शादी करूंगा। मैं रिया को छोड़ रहा हूं। आदि ये बोलकर उस लड़की के साथ शहर चला जाता है। रिया ये सब देखकर रोने लगती है, अपने कमरे में चली जाती है जहां सास ससुर उसके पीछे आते हैं। हमें माफ कर दे बेटा। वो दोनों उसके सामने हाथ जोड़ते हैं। आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये तो मेरी किस्मत थी, पर अब मैंने सोचा है कि मैं भी आगे पढ़ाई करके आगे बढ़ूंगी। रिया पढ़ाई लिखाई करके पूरे जिले की कलेक्टर बनती है। आदि उसे छोड़कर शिवानी से शहर में ही शादी कर लेता है। फिर एक दिन रिया के ससुराल में, अरे बेटी रिया, तुझसे मिलने कोई आया है। कौन है माँ? हमें आपकी बहू के बारे में सब पता है। मैं आप लोगों से अपने बेटे के लिए आपकी बहू का हाथ मांगने आई हूं। रिया के सास ससुर और माता पिता ने मिलकर ये फैसला किया था कि वो रिया की शादी करवा देंगे। पूरे जिले में नाम कमा चुकी रिया की शादी उससे भी बड़े ओहदे के सिट से हो रही होती है कि शादी वाले दिन आदि भी वहां आ जाता है। अरे माँ, ये क्या हो रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई घर में घुसने की? पूरे गांव में हम लोगों की नाक कटा अकेला छोड़ गया था एक लड़की के लिए, अब क्या लेने आया है? माँ, वो लड़की ठीक नहीं निकली। उसने मुझे धोखा दे दिया माँ। मैं रिया की कीमत समझ चुका हूँ। अरे इतने बड़े जिले की कलेक्टर है वो। मैं यहाँ नहीं था, फिर भी उसने आप लोगों का पूरा ध्यान रखा। बहुत लेट हो चुका है बेटा। रिया आज अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही है। अब उसे भी जीने का हक है। वो तेरी सुविधा से जिंदगी नहीं जी सकती। तूने तो हीरा खो दिया बेटा। सीलमपुर शहर में गीता अपने पति आदित्य, सासू माँ और ससुर जी के साथ हंसी खुशी का जीवन बिता रही थी। गीता को उसका परिवार बहुत प्यार करता था, पर उसके जीवन में बस एक कमी थी। उसका लेखक बनने का सपना था। उसने कभी भी इस बात का जिक्र ना तो अपने माता पिता के सामने किया और ना ही अपने ससुराल में, पर उसने हर रात को डायरी लिखने की अपनी आदत को कभी नहीं छोड़ा। वो हर रात एक कविता या लेख लिखती थी। माँ, अगले हफ्ते गीता की 25वीं सालगिरह है। मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर तूने सोचा क्या है? मेरी मानो तो तुम दोनों कहीं घूम आओ। शादी के 6 महीने हो गए, तुम दोनों को कहीं घूमने भी नहीं गए। तरकीब तो बहुत अच्छी है माँ पिताजी, पर हम लोग ने 3 दिन पहले ही अगले महीने घूमने जाने का प्लान बनाया है। ओहो, फिर क्या करें? चलो मैं ऑफिस जाता हूँ। अगर आप लोगों की समझ में कुछ आए तो मुझे बता दीजिएगा। आदित्य ऑफिस निकल जाता है और गीता के सास ससुर आपस में उसके जन्मदिन के उपहार के बारे में सोचने लगते हैं। सुनो तो, क्यों ना हम बहू को सोने का हार दें? अरे अभी ही तो शादी हुई है इन दोनों की, बहू के पास ज्वेलरी की कमी थोड़ी ना होगी। हाँ, ये भी है। एक तरकीब है मेरे पास। तुम बहू से बातों बातों में पता लगाओ कि उसे पसंद क्या है। इससे हमें कुछ तो उसके बारे में पता चलेगा, और जो भी हमें बहू के बारे में जानकारी मिलेगी वो हम आदित्य को बता देंगे। तो क्या पता उसे कुछ सूझ जाए। वाह जी वाह, ये तरकीब तो अच्छी है। मैं अभी जाती हूँ गीता के पास। गीता की सास रसोई में गीता से बातें करने के बहाने उसकी पसंद जानने आती है। अरे माँ जी, कुछ चाहिए आपको? मुझे आवाज़ दे देते। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा गीता, एक बात तो बता, तुझे साड़ी कैसी पसंद है, नेट वाली या गोटे वाली? माँ जी, मुझे साड़ियों का ज़्यादा शौक नहीं है।
अच्छा, तो फिर किस चीज़ का शौक है बेटा? माँ जी, क्या मतलब मैं समझ नहीं पाई। अरे बहू, 6 महीने हो गए हैं तुझे इस घर में और हमारी ठीक से बातें भी नहीं हुई, तो मैंने सोचा आज अपनी बहू से थोड़ी गपशप कर ली जाए। गीता मुस्कुराने लगती है। अब बता भी दे। गीता और उसकी सास आपस में खूब सारी बातें करते हैं। उन्हें बातें करते करते शाम हो जाती है और आदित्य भी ऑफिस से आ जाता है। आदित्य अपने माँ और पिताजी से पूछता है कि क्या उन दोनों ने कुछ सोचा गीता के जन्मदिन के लिए। अब आप लोगों ने कुछ सोचा क्या? बेटा, तेरी पत्नी तो बड़ी ही साधारण है, ना तो उसे हार सिंगार का शौक है और ना ही कपड़ों का। क्यों, कुछ कहा क्या उसने आपसे? अरे आज मैं गई थी उससे बातें करने, सोचा कुछ उसकी पसंद पता चलेगी, पर उसे तो किसी चीज का शौक ही नहीं है। फिर भी कुछ तो पसंद होगा ना उसे। हाँ माँ, याद करो ना कुछ तो। माँ जी, मुझे ना लिखना बहुत अच्छा लगता है। साहित्य की किताबें पढ़ना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। बचपन से मेरी उसी में रुचि थी। बाकी तो मेरा ऐसा कोई शौक नहीं है। अरे हाँ, उसे लिखना पसंद है। लिखना? गीता कब से लिखने लगी? हाँ, उसे तो मैंने कभी लिखते हुए नहीं देखा। आदित्य गीता की इस प्रतिभा के बारे में सुनकर चकित रह गया, क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। अगर गीता को लिखने का शौक है तो वो जरूर आज भी लिखती होगी। आदित्य गीता की अलमारी में देखता है और उसे उसमें एक डायरी मिलती है। उस डायरी पर लिखा होता है, गीता की आंखों से। सॉरी गीता, तुमसे बिना पूछे तुम्हारी डायरी पढ़ रहा हूँ। आदित्य गीता के लेख और कविताएं पढ़कर चकित रह जाता है। गीता इतना अच्छा लिखती है और हमें उसकी प्रतिभा के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है। आज गीता का जन्मदिन होता है। गीता सबसे आशीर्वाद ले रही होती है। अरे जीती रहे बेटा, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद माँ जी। गीता आदित्य को ढूंढ रही होती है। वो सुबह से कहीं गायब होता है। माँ जी, आपने इन्हें देखा है क्या? सुबह से कहीं नहीं दिख रहे हैं, बताकर भी नहीं गए। अरे कोई नहीं बेटा, आता ही होगा। तभी आदित्य घर पर आता है। कहाँ थे आप? फोन भी नहीं उठा रहे थे। सॉरी, आने में लेट हो गया। अरे पर गए कहाँ थे इतनी सुबह सुबह? तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने गया था, ये लो। हैप्पी बर्थडे गीता जी। थैंक यू आदित्य जी। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, अभी सबके सामने गिफ्ट खोलना पड़ेगा। गीता सबके सामने गिफ्ट खोलती है तो उसमें एक किताब होती है। उस किताब पर लिखा होता है, गीता की आंखों से। गीता वो किताब देखकर चौंक जाती है। उसे खोलकर पढ़ती है तो उसमें उसके लेख और कविताएं छपी होती है। अरे, ये तो मेरी डायरी है। डायरी नहीं, अब ये एक किताब बन चुकी है और पब्लिश होने के लिए गई है। कुछ ही दिनों में मार्केट में बिकने के लिए भी आ जाएगी। ये किताब की फर्स्ट कॉपी है जो तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट है। मेरी लिखी हुई किताब मार्केट में? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये सब आपने कैसे किया? माँ ने मुझे बताया कि तुम्हें लिखने का बहुत शौक है और मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने तुम्हारी अलमारी खोलकर देखी और वहाँ तुम्हारी डायरी पढ़ी। मैंने अपने एक फ्रेंड से बात की जो एक पब्लिशर को जानता है। उसके पास तुम्हारे लेख भेजे और उसे वो बहुत अच्छे लगे। उसने किताब छापने का फैसला किया। थैंक यू सो मच आप सभी को। ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा गिफ्ट है। गीता की खुशी देखकर सब खुश हो जाते हैं।